नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं युद्ध की। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है और अब इस बीच यूक्रेन का बंदरगाह शहर रूस के कब्जे में आता नजर आ रहा है। देखिए, 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये जंग इतनी लंबी खींचेगी इसकी किसी को उम्मीद न थी, लेकिन ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियुपोल 7 सप्ताह की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता दिखाई दे रहा है। काला सागर में अपने एक महत्वपूर्ण युद्धपोत को नष्ट होने के बाद और उसी क्षेत्र में यूक्रेन के कथित आक्रमण के जवाब में रूस ने हमलों को तेज कर दिया। रूसी सेना ने एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया, जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियुपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। इसी सेना ने अनुमान लगाया था कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक एक इस्पात संयंत्र में भूमिगत मार्ग में हैं और वो युद्ध कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्ताल में हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस संबंध में किसी संख्या का जिक्र नहीं किया। रूसी सेना ने मारियुपोल में तैनात यूक्रेनी बलों से कहा कि अगर वो अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें उनके जीवित रहने की गारंटी दे दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह ये घोषणा की। इस युद्ध के खात्मे का हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि आए दिन तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ना रूस पीछे हट रहा है और ना कि यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार सीमा विवाद बढ़ रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अब ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में पाकिस्तान हवाई हमला लगातार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के खोश्त और कुनार सूबे में इन हमलों की वजह से कम 47 लोग मारे गए हैं। खोश्त के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान हवाई हमले में 41 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 22 अन्य लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान सरकार से पाक अफगान सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कहा। रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के सैन्य जेट विमानों ने शनिवार सुबह अफगानिस्तान के कुनार और खोश्त प्रांतों के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की, जिससे काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी सहित अन्य चरमपंथी संगठन पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा चौकियों पर हमला करते रहे हैं। बयान में भी कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अफगान धरती के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री होने के बाद से ही लगातार पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये देखा गया कि लोग डरे हुए थे। उस डर की वजह ये थी कि जो सीमा सटीक है अफगानिस्तान से, वहां पर अब तालिबानी मांग कर रहे हैं कि कुछ वैसे ही रूल लागू किए जाएं जैसे अफगानिस्तान में है। और अब दोनों के बीच सीमा विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगली खबर की, चीन की। चीन की शंघाई में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी बीच चीनी प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो डरा रहे हैं और ये वीडियो शंघाई के बताए जाते हैं। देखिए, दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचाया है। यहाँ संक्रमण को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे सख्त नियम लागू किया गया। इस नियम के तहत अब होम आइसोलेशन के लिए लोगों के घर उनसे जबरदस्ती छीने जा रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर शंघाई में पीपी किट पहने हुए पुलिसकर्मी और निवासियों के बीच हो रही खींचातानी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीपी किट पहने चीनी पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों को नए नियम के बारे में बता रहे हैं। इस नियम को सुनने के बाद लोगों को चीखते चिल्लाते देखा गया। रिपोर्ट का दावा है कि इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को 14 अप्रैल को कहा गया था कि वो कोरोना के बढ़ रहे मामले और कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घरों को खाली कर दें। हालांकि इस आदेश के बाद वहां के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें घसीट कर वहां से हटा दिया गया। इस घटनाक्रम का ये वीडियो तब सामने आया जब शंघाई में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत शहर में एक हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो गई है। चीन कभी दुनिया के लिए कोरोना का गेटवे बना, उसके बाद अचानक ये लगा कि चीन ने कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े चीन में बढ़ रहे हैं। चीन सख्ती बरत रहा है, क्योंकि वहां पर हमेशा से आम जनता पर सख्त नियम लागू रखे हैं। अब कोरोना कंट्रोल पर ये सख्त नियम कितने कारगर साबित होते हैं, ये देखना होगा। एक बार फिर से हम बात करेंगे युद्ध की।
रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और यूएन ने एक हैरान करने वाला दावा इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि ये संकट 1.7 बिलियन लोगों तक, या यूं कहें कि यूक्रेन के हर 5वें इंसान तक पहुंचेगा। गरीबी और भुखमरी में देश डूब जाएगा। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध का आज 54वां दिन है, लेकिन इन दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की। जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का खतरा भी पैदा कर दिया। और वहीं अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि यूक्रेन संकट दुनिया के हर 5वें इंसान को प्रभावित कर सकता है। इस युद्ध के कारण हर 5वां इंसान भुखमरी का शिकार हो सकता है या 1.7 बिलियन से अधिक लोगों को गरीबी और भुखमरी में डुबो सकता है। गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन और रूस में गेहूं और जौ के विश्व उत्पादन का 30% प्रोडक्शन होता है। सभी मकई का 5वां हिस्सा और सभी सूरजमुखी तेल के आधे से अधिक उत्पादन इन्हीं 2 देशों में होता है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि युद्ध गरीब देशों में भोजन, ईंधन और आर्थिक संकट को और गहरा कर सकता है। ये देश पहले से ही महामारी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधार के लिए धन की कमी से निपटने में संघर्ष कर रहा है। अब ये अनुमान कितना कारगर होगा ये देखना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि हर देश इन्हीं प्रभावित देशों से अपनी सप्लाई मंगवाता हो। हाँ, असर युद्ध का जरूर होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हम दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अब तक इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे। रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को भड़की हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में धरपकड़ तेज हो गई है। अब तक इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीरपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सवालों का जवाब देते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि 6:15 बजे जुलूस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की। इस हिंसा में 9 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई, जिनमें 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक था। इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, 1 सिविलियन है। फिलहाल केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। राकेश अस्थाना ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज की हर एंगल से जांच की जाएगी। इसके अलावा स्पेशल सेल को जिम्मेदारी दी गई है कि डिजिटल सबूत को पूरी तरह से जांचा परखा जाए। अब इस पूरी घटना को लेकर जांच हो रही है। जांच जो आगे बढ़ रही है, कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के रोपड़ में शनिवार रात एक मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन रोपड़ थर्मल प्लांट से आ रही थी। रिपोर्ट। पंजाब के रोपड़ में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ गुरुद्वारा पाठ साहिब के पास में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशी के आ जाने की वजह से हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना में कोयले की मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से रूट पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। फिलहाल 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पटरी पर मवेशियों के झुंड के आने के बाद चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे यह हादसा हुआ। ट्रैक को साफ करने का कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि शाम तक रेल यातायात को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। इस हादसे में भी कोई हादसा तो नहीं हुआ था, लेकिन कई घंटे रेल यातायात प्रभावित रही थी। और इस हादसे के बाद पंजाब में आने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब यात्रा का जो समय है वो रूट बदलने के बाद प्रभावित हुआ है, बढ़ गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे लखीमपुर खीरी केस की। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाई कोर्ट दोबारा मामले को सुने। चीफ जस्टिस एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने फैसला सुनाया। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वो 4 महीने तक हिरासत में रहा था। किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में दूसरी तरफ जांच चल रही है और एक तरफ केस चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस को लेकर कौन से बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई, लेकिन कहीं भी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। जिसके पास अनुमति होगी वही लाउडस्पीकर बजा पाएगा। रिपोर्ट देखिए। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए गए बयान के बाद से पिछले कुछ दिनों में राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है, लेकिन 3 मई तक सिर्फ मस्जिदों को ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र गृह विभाग ने ये कहा कि अब प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी मसले पर आज राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल डीजीपी के साथ बैठक कर सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों को निर्देश देंगे। मई के बाद भी पूजा स्थल पर अनाधिकृत लाउड स्पीकर मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नासिक पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। शोर का स्तर सुप्रीम कोर्ट के और राज्य सरकार के इसी आदेश के अनुसार तय किया गया है। ये शोर स्तर औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्य और शांति क्षेत्र के लिए तय किया गया है। इसके अनुसार पूजा स्थलों को शोर का स्तर तय करना होगा। अब देखना होगा कि ध्वनि प्रदूषण पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण की दुहाई दोनों ही पक्षों की तरफ से बार-बार दी जाती रही है और अब इंतजार इसी बात को लेकर रखेगा कि आने वाले दिनों में क्या ये टकराव पूरी तरह से शांत हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से टेंशन है, क्योंकि आए दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना के मामलों में क्या आंकड़े नजर आए, रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए और 214 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 1985 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 4,25,10,773 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो देश में ये 11,542 है। रिकवरी रेट 98.76% है। वहीं इससे पहले रविवार को भारत में कोविड-19 के 1,150 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार हो गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। भारत में अब तक 5,21,965 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के एक बार फिर से ये बढ़ते आंकड़े सचेत कर रहे हैं। देश के हर नागरिक को सतर्क होना होगा। कोरोना के प्रति जो लापरवाही बढ़ रही थी, अब उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो ये चौथी लहर की दस्तक साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जलस्तर गिर रहा है। धान की बुआई के दौरान अब पीक पर आने वाली बिजली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान संगठनों के साथ एक बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दे ऐसे रखे जिन पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। रिपोर्ट। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भगवंत मान ने किसानों के साथ बैठक की है।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल के नेतृत्व में 23 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य किसान संगठनों को सीधी बिजाई के लिए प्रोत्साहित करना था। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों पर जोर देते हुए कहा कि किसान अगर सीधी बिजाई करते हैं तो इससे बुआई सीजन में बिजली के पीक लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल स्तर, धान की बुआई को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी और बिजली बचाने के लिए आगामी धान के मौसम में किसानों को DSR तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को पंजाब के गांवों का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से गिरते जल स्तर पर किए गए रिसर्च पर गहरी चिंता जताई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने भूजल की बचत कैसे होती है, इस पर भी चर्चा की है। वहीं अब देखना होगा कि किसानों की समस्याओं का समाधान कितना होता है, क्योंकि ज्यादातर किसान पंजाब में ऐसे हैं जो धान की बुआई करना चाहते हैं और ऐसे में गिरता जल स्तर एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर कुछ खास बयान दिए हैं। देखिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान थर्मल पावर प्लांट को लेकर उन्होंने कहा कि पानीपत में थर्मल पावर प्लांट से 710 मेगावाट बिजली, यमुनानगर से 610 मेगावाट तो वहीं खेदड़ में 600 मेगावाट उत्पादन बिजली का हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में 7,700 मेगावाट की जरूरत होती है, जिसमें से 6,500 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि 1,200 मेगावाट बिजली खरीदी जा रही है। हमारा अडानी से है, उन्होंने आना है, फाइनल टॉक CM साहब से होगी। मेरे ख्याल में 2-3 दिन में फाइनलाइज होगा। 1400 मेगावाट वहाँ से है, तो टाटा से भी हमें मिलनी है, वो भी अभी होगा 2-3 दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मैक्सिमम जो होती है कंजप्शन 12,000 मेगावाट होती है। इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में 13.46% लाइन लॉस है, जो गुजरात के बाद सबसे कम है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा बिजली विभाग 2,000 करोड़ के मुनाफे में है। गर्मियों में बिजली की समस्या सबसे अहम होती है। बिजली मंत्री के बयानों से लग रहा है कि हरियाणा में बिजली की ना तो कोई समस्या है और ना ही आने वाले दिनों में होगी। आने वाले दिनों में गर्मियां अपने पीक पर होंगी और ऐसे में बिजली का लोड बढ़ जाएगा। यही वो दौर होगा जब बहुत ज्यादा परीक्षा के दिन होंगे। ये परीक्षा होगी बिजली महकमे की कि हर गांव तक क्या बिजली पहुंच पाती है, क्योंकि गांव में ही ज्यादातर देखा जाता है कि बिजली के कट लगाए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रादौर अनाज मंडी में किसानों के ना पहुंचने के पीछे वजह गर्मी बताई जा रही है। वहीं किसानों की मंडी में ना पहुंचने के पीछे एक और बड़ा कारण है यूपी के किसान बताए गए हैं। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। मौसम की मार, तपती गर्मी से हर और मचा हाहाकार। क्या फल, क्या सब्जियां, क्या धूप, क्या छांव, हर जगह एक सा ही है हाल। इस साल की गर्मी वाकई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही है। इस साल की गर्मी का ग्रहण फल सब्जियों पर लगा है। गर्मी के कारण फलों के दाम दोगुने हुए, नींबू की कीमतें आसमान छूने लगी और अब अनाज मंडियों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस साल मंडी के हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बारिश और अचानक से बढ़े तापमान ने किसानों के खेतों में गेहूं की पैदावार में काफी नुकसान पहुंचाया है। मिली जानकारी के मुताबिक रादौर की मंडियों में 20 से 25 सालों के बाद रौनक गायब हुई है। रादौर के किसानों को होने वाले नुकसान का दूसरा बड़ा कारण हरियाणा की कई मंडियों में यूपी से पहुंचने वाला गेहूं भी है। तो वही देखना होगा कि किसानों की समस्याओं का मंडी प्रशासन की तरफ से क्या हल किया जाता है, क्योंकि वो दौर है जब किसान अपने कड़ी मेहनत से तैयार की गई फसल को मंडियों में लेकर आते हैं, उन्हें बेचते हैं और ऐसे में अगर तब भी उन्हें समस्याएं पेश आती है तो बहुत बड़ी बात ये भी है कि किसान की मेहनत की कमाई का ये वक्त है और इस वक्त प्रशासन को खास ध्यान देने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ की लूट की वारदात को बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया, फरार हो गए। लूट की इस वारदात को सुभाष चौक पर अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम एक ऐसा शहर जो देश के सबसे हाईटेक शहरों में शुमार है, लेकिन जितना हाईटेक ये शहर है उतने ही हाईटेक तरीके से यहाँ अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस बड़े शहर में क्राइम की वारदातें भी बड़ी होती हैं। ताजा खबर सुभाष चौक से सामने आई,
जहां दिन दहाड़े कैश वैन से 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 से 5 बदमाश हथियारों के बल पर इस वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ मामला है? आईडी थोड़ा साइड में बराबर करो मिल सकता है। और उन्होंने कैश आउट नहीं किया एडजस्ट कैश तो जांच शुरू हुई है अभी और जांच के बाद देखिए चलेगा। कितने लोग शामिल थे सर, कितने वारदात में? अभी तो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। ठीक है सर, ओके। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा। लगातार बढ़ता क्राइम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ये बदमाश कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और ये बढ़ता ग्राफ चिंता की वजह बन रहा है। वहीं 1 करोड़ के दिन दहाड़े लूट के बाद अब पुलिस प्रशासन पर बेहद दबाव है कि इस बदमाशों की तरफ से दी गई करतूत को अंजाम के बाद आखिर कब तक बदमाशों पर दबिश दी जाती है, कब तक बदमाशों की पहचान हो पाती है। अगली खबर की बात करते हैं। हिसार में बैंक के अंदर फिल्मी अंदाज में लूट का एक वीडियो सामने आया। बदमाश बैंक से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। रिपोर्ट। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और अपराध का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। आए दिन लूटपाट और चोरी की वारदातों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। हिसार से ताजा वारदात सामने आई, जहां फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में बैंक पहुंचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करते हैं और हथियारों के बल पर बैग में करीब 13 लाख रुपए की राशि भरकर फरार हो जाते हैं। जाते जाते एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे से भी मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। 12:42 के आसपास 4 व्यक्ति हथियार के साथ एंटर करते हैं और पिस्टल पॉइंट पर यहाँ पर 10 से 15 लाख के करीब का जो कैश है वो लूट कर ले गए। तो पुलिस ने नाकाबंदी के लिए सभी को सूचित कर दिया है। हमारी सीआईए की टीम वहाँ पे रेड कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों को इस वारदात को अंजाम देते समय ना तो किसी का डर था और ना ही कानून का खौफ। देखना यह है कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार करती है। फिल्मी अंदाज में चोरी की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर वो जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा जांच कब तक पूरी होती है और बदमाश कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, क्योंकि सीसीटीवी एक बहुत अहम सबूत है जो पुलिस के हाथ में है। अगली खबर की बात करते हैं। फरीदाबाद में कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी। लड़की की मौत के बाद पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ लड़की के शव को दफना दिया गया, लेकिन शव दफनाने के 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने कब्रिस्तान में जाकर लड़की के दफनाए शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट देखिए। ये सीसीटीवी कोई आम सीसीटीवी नहीं। इस सीसीटीवी ने ऐसी खलबली मचाई कि पुलिस को कब्र से एक लड़की के शव को बाहर निकालना पड़ा। 4 दिन पहले हुई मौत के मामले में जांच फिर से शुरू करनी पड़ी। कब्र से बाहर निकले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना पड़ा। दरअसल पल्ला इलाका निवासी 17 वर्षीय मनतशा उर्फ खुशबू की 13 अप्रैल को मौत हुई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना शव को सेहतपुर इलाके के कब्रिस्तान में पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया था। लेकिन किशोरी की मौत के कुछ दिन बाद जब परिजनों ने घर के बाहर लगे कैमरे का सीसीटीवी देखा तो कैमरे में घर की ओर आते कुछ लोग दिखाई दिए, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और दफन शव को बाहर निकालकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि परिवार की तरफ से शक ये इसलिए भी जा रहा है क्योंकि परिवार ने लड़की का पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी बहुत अहम होगा। इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच करेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की बात करेंगे। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई और अब इसका असर और भी चीजों पर पड़ रहा है। दिल्ली में टैक्सी चालक हड़ताल पर है तो सोनीपत में टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी के चलते दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चालकों ने एक साथ हड़ताल कर दी है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सोनीपत में भी टैक्सी चालकों ने
हड़ताल शुरू कर दी है और दोनों कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सीएनजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों कंपनियों के मालिक उनका कमीशन नहीं बढ़ा रहे, जिसके चलते वो अपने घर का खर्चा चलाने में असमर्थ हैं। दिल्ली एनसीआर में टैक्सियों का चक्का जाम है। हड़ताल इसलिए आ रहे हैं भाई सारे हम कि सीएनजी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत, आप डबल हो गया है और हमारा जो रेट है हमें 6 रुपये 5 रुपये इस तक कदर तक दे रही है कंपनी हमारे से, और कस्टमर से पूरा पैसा वसूल रही है। जैसे कि 700 रुपये किराया बैठा तो हमारे को 350 रुपये मिल रहा है उसमें से, ठीक है। और हाँ जो भी है बिल्कुल 50% खा रही है हमारे से, तो इसलिए भाई हम सटाई कर रहे हैं आज। जब तक इन चालकों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक इस हड़ताल को जारी रखने का आह्वान किया गया है। अब देखना ये होगा इस हड़ताल का असर क्या होता है। क्या कंपनियां टैक्सी चालकों का मुनाफा बढ़ाती है, क्योंकि लगातार असर टैक्सी चालकों पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब महंगे दाम में सीएनजी मिल रही है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।